बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन नए कोर्स का आगाज़ हम कर रहे हैं सीनियर ऑडिटर के हवाले से, और बाकी भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें पेपरा रूल्स को ऐड किया गया होता है। और हमारे इस कोर्स का जो बुनियादी मकसद है, हमने ऑलरेडी भी सीनियर ऑडिटर के कोर्स को कवर किया था, लेकिन वो वक्त था जब हमने हार्वर्ड एकेडमी ने इनिशियली ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम। सो वो जो चीज़ें थीं उनमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। और हमारे कुछ एस्पिरेंट्स की कोई 8-10 थे जो मुझे बहुत काफ़ी हद तक उनको पता है, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से टाइम दिया था। लेकिन उनको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया था कि कंसेप्ट उनके स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनको MCQs पैटर्न पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सही प्रैक्टिस नहीं थी। सो हमने अब ये जो कोर्स डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें आपके कंसेप्ट के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए हर लेक्चर के अंदर भी MCQs ऐड किए जाएंगे उसी टॉपिक के रेलिवेंट। और इसके अलावा साथ में हम जो ये क्विज़ यहाँ पे एक ऐड होगी, इसके पैरेलल में हम एक अवेलेबल कर देंगे अपने कोर्स में, जो कि अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। और वो जो कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वही उस लेक्चर लेने के बाद उस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो हमारे पास काफ़ी टाइम भी है, तो उस टाइम की बेटर यूटिलाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हमें लगेगा तैयारी में, लेकिन कोई बात नहीं है। वंस आप तैयारी को लेके चलते हैं तो इस तरीके से तैयारी को लेके चलें कि दोबारा आपको वो चीज़ें रिहर्सल ना करनी पड़े, प्रैक्टिस ना करनी पड़े। लाइक ये है कि एक दफ़ा सीनियर ऑडिटर के लिए आप अप्लाई करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं, और हर दफ़ा आप बिल्कुल रैंडम सी चीज़ें तैयार करते रहते हैं। तो वंस बजाय इसके कि आप 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट करें, एक दफ़ा अटैम्प्ट में अपीयर हूँ, तो जो चीज़ें आप सिलेबस 20 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं वो 60 दिन लग जाएँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिपरेशन का टाइम होता है वो तकरीबन इतना मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप उससे पहले स्टार्ट करते हैं तो आपको डबल टाइम मिल जाता है, जिससे आप उन्हीं लेक्चर्स को 2-3 दफ़ा रिहर्सल कर लेते हैं। जब 2-3 दफ़ा रिहर्सल करके जाएंगे उसी टाइम को बेटर यूटिलाइजेशन के बाद, तो इंशाल्लाह सक्सेस आपके लिए वेट कर रही होगी। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक जो हमारा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, टिपिकल भी है, और लोगों का इसमें चूंकि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये यहाँ पे आगे काफ़ी स्टक होते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी है, इसका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, और इसमें से 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लीड मिल जाती है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पेपरा रूल 2004 अमेंडेड अप टू जुलाई 2023। चूँकि हम जुलाई 2023 में इसको अब कवर कर रहे हैं, तो अब तक इसमें जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, कुछ वजाहतें, कुछ उनकी अमेंडमेंट्स कुछ सेक्शन में ऐड की गई है डेफिनेशंस के हवाले से भी, और इसके अलावा आगे चल के भी जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आता था उनको जो पेपरा अथॉरिटी है उसको रेमेडी करने की कोशिश की, रेक्टिफाई करने की कोशिश की। सो उस हवाले से अप टू डेट हो जाएगा ये हमारा सिलेबस भी। और ये इनिशियली जब पेपरा रूल्स पब्लिक हुए थे, इनका जो इशूइंग डेट थी वो थी जून 9 2004। जून 9 2004 इसकी डेट थी। जो सबसे पहले इसका पब्लिकेशन हुई थी या नोटिफिकेशन हुआ था वो SRO के हवाले से था। 432(1/2004 का ये गवर्नमेंट का SRO था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स। अब यहाँ पे एक बात आपको थोड़ा सा बताते चलें कि पेपरा रूल 2004 में आया, लेकिन पेपरा ऑर्डिनेंस जो है, जो सदर के ऑर्डर से जारी होता है, वो ऑलरेडी 2002 में आ चुका था। और उस ऑर्डिनेंस में ये अथॉरिटी दी गई थी गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि वो मज़ीद कोई रूल्स या ऑर्डिनेंस को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए मज़ीद कोई पॉलिसीज़ बनाना चाहें, रूल्स बनाना चाहें, तो उनको ये पावर दी गई है। तो वो पावर ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन के मुताबिक दी गई थी ये भी आपने याद रखना है। इन एक्सरसाइज ऑफ द प्री पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 26। सेक्शन 26 किसका? ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002। और ये 22 ऑफ 2002 है जो ऑर्डिनेंस था। ये ऑर्डिनेंस का एक नंबर होता है हर साल में जितने ऑर्डिनेंस इशू होते हैं, तो ये 22वां ऑर्डिनेंस था 2002 का। सो इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 26 के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि वो रूल बनाए। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। तो इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए ये रूल बनाया गया।
अब चीज़ों को आपने गौर से लेके चलना है, क्योंकि आपकी क्विज़ भी होगी जो हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद, और हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड ऑन नहीं करेंगे, सिलेबस हम थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे ताकि आप आसानी से याद रख सकें। रूल 1 है, हम इनको सेक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पास रूल हैं। तो रूल 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ये रूल 1 डील करता है किसके साथ? इस पेपरा रूल्स के टाइटल के साथ, और इसका जब से अप्लाई होंगे ये रूल्स उस डेट की हमें खबर देता है, बताता है। दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। इन रूल का नाम क्या दिया गया? पेपरा रूल्स 2004 या पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। ये तो हो गया इनके टाइटल के हवाले से। सब रूल 2 कहता है दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये डेट का भी कहीं आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि जी फलां डेट को, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है वो है एट वंस, यानी कि जो ही ये इशू हुए जिस डेट को, उसी से ये अप्लाई भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एरिया में से आता है कि कौन सा रूल्स का हिस्सा किस सेक्शन से किस सेक्शन तक डील करता है। तो ये भी पहले हमारा ये एरिया मिसिंग था, अब हम ये भी इसमें मज़ीद ऐड कर रहे हैं ताकि इसके रेलेवेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको याद रहे। तो जनरल प्रोविजन जो है ये सेक्शन नंबर 2 से लेके सेक्शन नंबर 7 तक जाती हैं। जनरल प्रोविजंस जो हैं ये सेक्शन नंबर 2 से लेके सेक्शन नंबर 7 तक जाती हैं, ये अभी आपने माइंड में रखना है। रूल 2 जो है हम किसके साथ डील करता है? यहाँ पे थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें, यहाँ पे ये सेक्शन नहीं होगा, ये होगा रूल्स। ये है रूल्स 2 से लेके 7 तक। सही है जी, टाइपिंग एरर है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, यानी कि रिपग्नेंट का मतलब है कि इसके मुखालिफ। इन दीज रूल्स, इन रूल्स में जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, कि कोई चीज़ मुखालिफ ना हो जाए इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो इनसे मुराद क्या है? तो इनसे मुराद है, सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है बिड। बिड से क्या मुराद होती है? आप एक माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट पहले बनाए चीज़ों का, कि गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदनी। लेट्स सपोज हम ये बात कर लेते हैं कि उन्होंने कुछ चेयर्स खरीदनी है, ऑफिस फर्नीचर खरीदना है। तो ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए वो अखबार में एक इन्विटेशन देते हैं कि जी हमें जो सप्लायर्स या कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इतनी चीज़ें इतनी मिकदार में हमें चाहिए, तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जो इस इनविटेशन के जवाब में एक लिखा जाता है कि जी आपको पॉइंट नंबर ए पे चेयर चाहिए थी, पॉइंट नंबर बी पे आपको टेबल चाहिए थे, पॉइंट नंबर सी पे अलमारी चाहिए थी। तो ये इस हवाले से रेफरिंग टू योर इनविटेशन फलां डेट, और उसके मुताबिक हम ये आपको विलिंग है चीज़ें इस रेट पे सबमिट करने के लिए। जो सप्लायर अपना जवाब देता है उसको क्या कहते हैं? टेंडर या बिड। मीन्स अ टेंडर और एन ऑफर ये कब आती है? इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या थी? जो इदारा ख़रीदना चाहता है वो अखबार में जो पब्लिक करता है अपना इश्तिहार, उसको क्या कहते हैं? इन्विटेशन। उस इन्विटेशन को देखते हुए जो सप्लायर अपना जवाब बनाता है या कहता है कि हाँ मैं ये चीज़ देने के लिए राज़ी हूँ या मैं दे सकता हूँ, तो उसको हम कहते हैं, जो सप्लायर की तरफ से आता है, टेंडर या बिड। तो ये बिड या टेंडर देने वाला कौन हो सकता है? बाय अ पर्सन, एक इंडिविजुअल हो सकता है। अ कंसल्टेंट, अगर रिसर्च के रेलेवेंट कोई काम है कंसल्टेंट दे सकता है। एक फर्म हो सकती है, फर्म 1 से 2 से ज़्यादा कुछ लोग हों, 20 से कम हों। कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। या फिर और एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई गवर्नमेंट का इदारा भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकता है कि हम ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसिंग हिज और इट्स विलिंगनेस। अगर वो एक अकेला है तो उसकी विलिंगनेस होगी, और इट्स तब आ जाएगा जब फर्म है, कंसल्टेंट्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपना राज़ीनामा शो करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, विलिंगनेस टू अंडरटेक अ स्पेसिफाइड टास्क एट अ प्राइस, कि वो जो भी प्राइस अपनी कोट करना चाहते हैं कि उस प्राइस पर हम ये चीज़ें आपको देने के लिए राज़ी हैं। गवर्नमेंट का इदारा जिसने चीज़ खरीदनी है वो कहता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके लिए जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं, वो हमें कांटेक्ट करें, या जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं वो अपनी बिड दें या टेंडर दें। तो जो सप्लायर
अपना एक ड्राफ्ट बनाता है या जवाब बनाता है उसके कि ये चीज़ें हम इस प्राइस पे दे सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेंडर। तो बिडर कौन होता है? बिडर जो यहाँ पे हमने जिक्र किया, पर्सन, कंसल्टेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, तो ये कौन होते हैं? बिडर होते हैं। मीन्स अ पर्सन हु सबमिट्स अ बिड, कि जो बिड देने वाला पर्सन होता है उसको हम बिडर कहते हैं। अब ये जो कलर चेंज होगा, नॉर्मल जो कलर मैंने आपके लिए चूज़ किया ये है वाइट कलर में। वाइट कलर में ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, जो बाकी ग्रीन और रेड कलर हैं इनकी अलग से पेपरा के जो रूल्स हैं उनमें भी अमेंडमेंट करने के बाद कलर चेंज है, तो आपने ये समझ जाना है कि ये चीज़ें ऐड की गई हैं। मीन्स अ बिडर यहाँ पे डेफिनेशन ऐड जो की गई है वो है ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड का मतलब होता है कि जिसको बार कर दिया जाए कि दोबारा वो इस चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता, या जो फेल हो जाए अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो उसने अपने टेंडर में, अपनी बिड में कमिटमेंट की थी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उस इदारे के साथ या प्रोक्योरिंग एजेंसी। प्रोक्योरिंग एजेंसी जब भी जिक्र किया जाएगा इट्स मीन कि जो इदारा चीज़ें को ख़रीदना चाहता है। मीन्स अ बिडर, तो ब्लैक लिस्टेड से क्या मुराद होगा? मीन्स अ बिडर वो पर्सन जो बिड देने वाला है दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी अनट्रस्टवर्दी। यहाँ पे अथॉरिटी से मुराद है पेपरा अथॉरिटी। untrustworthy after establishing the fact that the bidder was found involved in any corrupt or fraudulent practice or practices, कि वो इस चीज़ में साबित हो गया कि वो पाया गया कि वो या तो करप्ट एक प्रैक्टिस की है उसने, कोई एक हरकत की, या बहुत सारी उसने प्रैक्टिसेस की जिसकी बदौलत ये चीज़ साबित होगी कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। और इफ़ द बिडर इज़ डिक्लेयर्ड इनकैपेबल बाय द अथॉरिटी ड्यू टू इट इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस फेलियर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट करने का जो टाइम था उसमें उसने कहा था कि 2 महीने के अंदर मैं ये चीज़ें कर दूंगा, लेकिन वो अपने टाइम में चीज़ें नहीं कर सका, तो उसको इनकैपेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो काम कर सके। तो जब ऐसा भी मामला होगा तो भी उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी कि फ्रॉड की एक्टिविटीज़ में या फिर इनकैपेबल हो। और इफ़ द बिडर डेविएट्स फ्राम द इट्स प्रायर कमिटमेंट, 3 वजूहत हो गई। एक तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो, दूसरे नंबर पे अगर वो इनकैपेबल हो जाए, तीसरे नंबर पे है कि वो जो प्रायर उसने कमिटमेंट की थी उससे डेविएट कर रहा है। तो डेविएशन यानी कि 3 वजूहत बन गई। एक तो हो गया करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस में, यहाँ पे एक वजह, दूसरे नंबर पे इनकैपेबल होने की वजह, तीसरे नंबर पे डेविएट करता है जो उसने कमिटमेंट की थी, और डिक्लेरेशन मेड रिगार्डिंग द बिड और प्रपोजल सबमिटेड बाय द बिडर, कि बिडर ने जो शुरू में कहा था कि मैं ये चीज़ इतने टाइम में इस प्राइस पे डिलीवर कर सकता हूँ, बाद में कहता है इस प्राइस पे तो नहीं दे सकता, इतने टाइम में मैं तो नहीं दे सकता। इट्स मीन कि वो अपनी डेविएशन कर रहा है या इनकैपेबल है। सो करप्ट हो, इनकैपेबल हो, या जो टर्म्स उसने एग्री की थी उनसे डेविएट करे तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। सो आगे चलते हैं। तो अगली डेफिनेशन है कॉल ऑफ ऑर्डर। कॉल ऑफ ऑर्डर से क्या मुराद है? मीन्स एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ प्रोक्योरिंग एजेंसी अंडर जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स अंडर क्लोज फ्रेम एग्रीमेंट विदाउट हैविंग टू नेगोशिएट टर्म्स एवरी टाइम। तो इससे क्या मुराद है? कॉल ऑफ ऑफर से मुराद है कि वो चीज़ें एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय प्रोक्योरिंग एजेंसी, यानी कि एक प्रोक्योरिंग एजेंसी है, इदारा खरीदने वाला, उसने ऑर्डर प्लेस किया किस में? क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसको समझना ज़रूरी है। क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हम खरीदते हैं जी स्टेशनरी के हमने खरीदने हैं पेपर के रिम्स, और उसकी एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है जी जुलाई 2023 से, और एंड हो रहा है जून 2024 में। अब इस साल में हम उस कॉन्ट्रैक्टर से एग्री कर लेते हैं कि एक पेपर का रिम आपने 1500 रुपीज़ का ईच हमें प्रोवाइड करना है। अब ये जो चीज़ें हमने स्पेसिफाई कर ली कि पेपर जो है वो फ़लाँ कैटेगरी का होगा, 1A होगा या जो भी होगा, तो उसमें आपने पर रिम हमें 1500 का फ़लाँ क्वालिटी का देना है जब भी हम डिमांड करेंगे इस फिनेंशियल ईयर में। तो हमने ये जो एक टर्म्स अपनी स्पेसिफाई कर ली, इसको कहते हैं क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अगर हम उसको ओपन छोड़ देते हैं कि जब भी हमें पेपर चाहिए होगा, मार्केट में सस्ता है तो सस्ती प्राइस आप बता देना, महंगा है तो महंगी प्राइस बता देना, हम ले लेंगे। उसमें क्या होता है कि एग्री नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या है कि एग्री कर दिया जाता है। अजान हो रही, मैं ज़रा यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ। सो हम बात कर रहे थे कि क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट।
क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का मतलब ये होगा कि टर्म्स और प्राइस आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो उसी प्राइस पे करेंगे, तो इसको कहते हैं क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। सो ये कॉल ऑफ ऑर्डर है कि यानी कि जो आपकी क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के मुताबिक ऑर्डर प्लेस करती है प्रोक्योरिंग एजेंसी, उसको हम कहते हैं कॉल ऑफ ऑर्डर। मीन्स एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ प्रोक्योरिंग एजेंसी अंडर द जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स अंडर क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विदाउट हैविंग टू निगोशिएट टर्म्स एवरी टाइम, कि हर दफ़ा आपको उनकी टर्म्स कि कब डिलीवर करेंगे, कितनी प्राइस पे डिलीवर करेंगे, आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता, बल्कि आपने ऑलरेडी क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के मुताबिक उनसे डील किया हुआ है। सो क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन भी हो जाती है। क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता क्या है? मीन्स एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन विद एन एग्रीड प्राइस। इसमें क्या दो तीन चीज़ें हैं। स्पेसिफाइड टर्म्स होती हैं कि ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं, और कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक कंसीडर कर लें, और एग्रीड प्राइस, दो चीज़ें होंगी, एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस, दूसरे नंबर पे है एग्रीड प्राइस। ये दो चीज़ें आपकी क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में डिसाइडेड होती हैं, तो उसको होते हैं कॉल ऑफ ऑर्डर। सो ये आज का हमारा जो सेशन था, इसकी जो हमने अब तक चीज़ें कवर की हैं उसकी बेसिस पे आपने वन पेपर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो सीनियर ऑडिटर का हो, वो अकाउंट ऑफिसर का हो, अकाउंटेंट का हो, जहाँ पे भी आपके पेपरा रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उनमें आपने आपको क्वेश्चन जब आता है तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ कि आपने चीज़ों को किस हद तक लर्न किया है। सो व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द रूल्स मेड अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000 के पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 के मुताबिक जो रूल्स बनाए गए हैं उनका नाम क्या होगा, या उनका शॉर्ट टाइटल क्या है, जो कि हमें रूल 1 बता रहा था। तो इसका है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2002, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2006, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2008। सो राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपने चूज़ करना होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 कम इनटू फोर्स? ये कब अप्लाई हुए थे, या व्हेन डू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 कम इनटू फोर्स, ये लागू कब हो गए थे? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स, एट वंस, आफ्टर 2 ईयर। राइट ऑप्शन आपने चूज करना है, ऑप्शन जो राइट है वो है एट वंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द टर्म बिड मीन्स इन दीज रूल्स? इन कवानीन के मुताबिक या इन रूल्स के मुताबिक जो बिड है उससे क्या मुराद है? इन्विटेशन बाय अ बिडर, रेस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन टू बिड, विलिंगनेस टू अंडरटेक अ टास्क, एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इन्विटेशन बाय अ बिडर, कि बिडर की तरफ से अगर कोई इनविटेशन हो तो उसको हम बिड कहते हैं, या फिर रिस्पांस टू एन इनविटेशन टू बिड, या प्रोक्योरिंग एजेंसी ने बिड दी थी और उसके जवाब में रिस्पांस दिया था, बिड उसको कहते हैं रिस्पांस को, या फिर विलिंगनेस टू अंडरटेक अ टास्क, कि किसी का विलिंगनेस होना अंडरटेक करने के लिए टास्क को, तो उसको बिड कहते हैं, या फिर एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स। तो आपने इसका जवाब रिस्पांस टू एन इन्विटेशन टू बिड जो है वो कहलाएगा। हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? व्हाट डज द टर्म बिड, बिड से क्या मुराद है? विलिंगनेस टू अंडरटेक अ टास्क। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज अ बिडर अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स? इन रूल्स के मुताबिक बिडर कौन है? द पर्सन इशूइंग एन इन्विटेशन, द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग द टास्क, the person submitting a bid, the person setting the price। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? the person submitting a bid is called a bidder। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, what does blacklisted means under these rules? इन कवानीन के मुताबिक blacklisted से क्या मुराद है? a bidder who failed to execute a contract, a bidder who is involved in fraudulent
practices, a bidder who sets a higher price than others, a bidder with established performance success। तो हमने 3 बातें की थी, तो वो आपने याद रखना है कि एक थी करप्ट प्रैक्टिसेस, दूसरी थी इनकैपेबिलिटी, तीसरे नंबर पे थी उसकी डेविएशन फ्रॉम एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी थी सही है उसकी डेविएशन थी, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इनकैपेबिलिटी थी। अब आपने अपना राइट ऑप्शन जो है वो तलाश करना है। तो राइट ऑप्शन है हमारा अ बिडर हु इज इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डज अ कॉल ऑफ ऑर्डर अकर अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, कि कॉल ऑफ ऑर्डर कब प्लेस किया जाता है? व्हेन अ बिडर विथड्रॉज देयर बिड, व्हेन अ बिडर फेल्स टू परफॉर्म एज प्रॉमिस्ड, व्हेन अ प्रोक्योरिंग एजेंसी नेगोशिएट्स टर्म्स विद अ बिडर, व्हेन अ प्रोक्योरिंग एजेंसी ऑर्डर्स गुड्स अंडर अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। सो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो है when a procuring agency orders goods under a framework agreement, के framework agreement के मुताबिक जो चीज़ ऑर्डर की जाएगी उसको कॉल ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारे, व्हाट इज़ अ क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एज पर दीज रूल्स, इन कवानीन के मुताबिक क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होता है? इसकी हमने 2 कंडीशन पे बात की थी, एन एग्रीमेंट विदाउट स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन, एन एग्रीमेंट विद नेगोशिएबल टर्म्स एंड कंडीशन, एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन, एंड एन एग्रीड प्राइस। ऑप्शन डी है एन एग्रीमेंट विद चेंजिंग टर्म्स एंड कंडीशन। सो राइट ऑप्शन आपने देखना है, ऑप्शन राइट जो है वो है सी, एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन एंड एन एग्रीड प्राइस, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस हमने ऑलरेडी एग्री की होती हैं और प्राइस पे ऑलरेडी एग्रीमेंट किया होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, Who has the authority to declare a bidder as blacklisted? Blacklist करने की अथॉरिटी किसके पास? द फेडरल गवर्नमेंट, द प्रोक्योरिंग एजेंसी, द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, द बिडर्स ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट ऑप्शन है द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास ये ऑर्डर जो अथॉरिटी है वो ब्लैकलिस्ट करने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट सर्कमस्टांसिस में लीड टू अ बिडर बीइंग डिक्लेयर्ड ब्लैकलिस्टेड? किस तरह के हालात होते हैं कि एक बिडर को ब्लैक लिस्टेड डिक्लेयर किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी है डेविएशन फ्रॉम प्रायर कमिटमेंट्स, सी है कंप्लायंस विद द अथॉरिटीज इंस्ट्रक्शन, डी है कंटिन्यूस कोऑपरेशन विद अदर अथॉरिटीज। सो एक ऑप्शन ठीक है जो कि है डेविएशन फ्रॉम प्रायर कमिटमेंट्स, जो उसने पहले कमिटमेंट की होती है उनसे डेविएट करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लास्ट है, और इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आपने कमेंट्स में अपने नंबर लिखने हैं कि आपने इस क्विज में कितने नंबर लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म कॉल ऑफ ऑर्डर? कॉल ऑफ ऑर्डर्स की जो एक टर्म है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट अलाउज नेगोशिएशन ऑन दी एग्रीड प्राइस, जो एग्रीड प्राइस उस पर नेगोशिएटर को अलाउ करता है। इट फैसिलिटेट्स फ्लेक्सिबल टर्म्स फॉर द प्रोक्योरिंग एजेंसी, इट एंश्योर्स जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग आर फिक्स्ड, इट सिंप्लीफाइज द बिडिंग प्रोसेस। सो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो है इट एंश्योर्स जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग आर फिक्स्ड, कि जब हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइस फिक्स होती है तो हम कॉल ऑफ ऑर्डर के मुताबिक ऑर्डर करते हैं। सो आज का हमारा सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक भी इस जो लेक्चर है इसको शेयर करें। हो सकता है कि आपके तवज्जो से किसी और को सक्सेस मिले और इसका अजर आपको भी मिलता रहे। और इसके अलावा आपने क्विज़ में जितने नंबर लिए हैं वो लाजमी तौर पर कमेंट कर दें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।